हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपके 12th क्लास का 6th इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6th चैप्टर है आपका। और बेटा इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास और पढ़ लिया जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस किया था। डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या फर्दर किस चीज से बनी होती है, सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कशन किया। उस पर बहुत अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में बेटा हम लोग डीएनए जो है, डीएनए की चेन तो बन गई, अब डीएनए क्रोमोसोम कैसे बनता है हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में बेटा एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोसोम मॉडल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये सवाल असल में इसलिए है कि डीएनए की साइज जो होती है ना, वो काफी बड़ी होती है। काफी बड़ी मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा 2.2 मीटर तक की होती है। अब आप सोचिए कि डीएनए कितनी बड़ी साइज का होता है, 2.2 मीटर का होता है। और डीएनए किस में होता है, हमारे न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस की साइज बताऊं कितनी होती है, न्यूक्लियस की साइज होती है बेटा 10⁻⁻6 मीटर। अब आप खुद बताइए कि आखिर इतनी छोटी साइज का जो न्यूक्लियस होगा, है ना, इतनी छोटी साइज का है 10⁻⁻6, ये साइज है न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए आखिर कैसे रहता है, यही चीज मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा आज, कि डीएनए का कंडेंसेशन कैसे होता है। इसको ऐसे समझो, जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा पतंग उड़ाते हैं, आप लोग पतंग उड़ाया होगा, उसमें वो जो आता है मांझा जो आता है, या जो वो धागा होता है ना, थ्रेड, अगर आप देखिए तो वो कितनी जगह आप पतंग उड़ा रहे हो, पतंग बहुत ऊंचाई आसमान पे हो, कितना लंबा वो जो मांझा होता है, वो आप कह सकते हैं कि 100 मीटर का होगा, 1000 मीटर तक का होता है, वो इतना लंबा होता है मांझा। लेकिन जब आप उसे एक अच्छे तरीके से, तरतीब से, सीक्वेंस में, जब आप अपनी वो उसे देखे हो कभी, लटाई देखा आप लोगों ने, जिसमें वो मांझा ऐसे ऐसे लपेटते हैं, जब आप उसे प्रॉपर तरीके से लटाई में लपेट देते हैं तो एक बहुत बड़ी साइज का मांझा एक छोटी सी लटाई में आराम से आ जाता है। यही होता है ना भाई, यही सेम चीज हम लोग यहां पर भी करेंगे। या दूसरा एग्जाम्पल लो, आप लोगों ने अपने घर में अपनी मदर को या अपनी दादी या नानी को आप लोगों ने देखा होगा स्वेटर बुनते हुए, देखा है कभी आप लोगों ने? अब तो रेडीमेड का फैशन है, शायद ना भी देखा हो, लेकिन बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा। स्वेटर बुना जाता है, स्वेटर बनाते हैं ना, घर पे जो स्वेटर बनता है, आप लोग देखेंगे बेटा स्वेटर का जो ऊन होता है ना, ऊन कितना लंबा होता है, 100 मीटर 50 मीटर इतना लंबा ऊन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब स्वेटर बुनने से पहले, स्वेटर को बनाने से पहले, ऊन को हम क्या करते हैं, एक गोले के फॉर्म में बना लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने शायद। तो कितना लंबा 100 200 500 मीटर का ऊन जब हम उसे तरतीब से, अच्छे सीक्वेंस में, अच्छे तरीके से लपेट लेते हैं तो वो एक छोटे से, आपने देखा होगा, एक छोटे से गोले में आ जाता है। फिर उसी गोले से फिर हम लोग, जो हमारी माएँ होती हैं या बहनें होती हैं, दादी नानी जो हैं, वो स्वेटर बुनती हैं, देखा होगा। तो कितना लंबी साइज का ऊन था, उसे हमने छोटा सा एक छोटे से सर्किल में ढाल लिया। सेम बेटा यहां पर भी हम यही करेंगे कि डीएनए की साइज ठीक है बहुत बड़ी है और उसे एक छोटे से न्यूक्लियस में रहना है। लेकिन अगर हम ये करें कि डीएनए है 2.2 मीटर का, लेकिन अगर हम उसे कंडेंस कर दें तो क्या होगा, वो एक छोटी सी जगह पे, यानी एक न्यूक्लियस में भी समा जाएगा, उसमें अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यही चीज हमें पढ़ना है कि डीएनए का कंडेंसेशन कैसे करते हैं, क्योंकि डीएनए का कंडेंसेशन से ही आपका क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। देखिए बेटा, ये बात मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉयड सेल इज 2.2 मीटर। अगर किसी डिप्लॉयड सेल की लेंथ देखी जाएगी तो वो कितनी होती है, 2.2 मीटर की होती है, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? इसको देख लो कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, ये 6.6, देखो इतना बेस पेयर होता है किसी ह्यूमन में। ये ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में बेटा, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में कितना बेस पेयर होता है, 6.6 × 10⁻⁹, इतना बेस पेयर होता है।
ठीक है भाई, इतना बेस पेयर होता है। अब अगर इससे आपको लेंथ पता करनी हो कि अगर इतना बेस पेयर है तो बताइए लेंथ कैसे पता करेंगे। याद करिए पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इस पे कई क्वेश्चन लगवा लिए थे। इसलिए बेटा जो बच्चे आज अभी नई वीडियो, आज पहली बार मेरी ये टॉपिक की वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले जो इसकी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, उसे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वहां से ही आप लोगों को बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड, इसके डिस्टेंस, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। वहां मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा रखे, तो पहले उसे देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो 6.6 × 10⁹, फिर बेटा ये 0.34 से मल्टीप्लाई कर लीजिए नैनोमीटर से, तो कितना आ जाएगा 2.2 मीटर। यानी इतनी बड़ी साइज लेंथ अगर आप देखेंगे डीएनए का, इतना लेंथ होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसकी लेंथ निकालना चाहे, या उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो लेंथ ऑफ इकोलाई ऑफ डीएनए इज 1.3 mm। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो 1.3 mm है, तो बताइए बेस पेयर कितना होगा। तो बेटा पहले क्या करो, इसे एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लो, 1.36 × 10⁷ एंगस्ट्रॉन, यानी इसमें कितना बेस पेयर आ जाएगा, 4 × 10⁶ बेस पेयर आएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इतना बेस पेयर होता है इकोलाई में, ठीक है, इतना होता है बेस पेयर इकोलाई में। आगे देखते हैं। हाँ, जो बात अभी मैंने आपसे कही कि लेंथ ऑफ डीएनए जो होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है 2.2 मीटर होता है। ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻⁶ मीटर। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होता है। अच्छा, यहां पर आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। एनसीईआरटी में दिया भी है, कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में दे रखा है कि उसमें उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है बेटा 5×174 बैक्टीरियोफेज, ये एक तरह का वायरस होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, और 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, याद रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और उसमें इतना न्यूक्लियोटाइड होता है। इसी तरीके से लेम्डाफेज, ये भी एक वायरस होता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है लेकिन लीनियर होता है, और 48,502 बेस पेयर होता है। इसी तरीके से बेटा इकोलाई डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, और 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है, ये जो अभी हमने निकाला था। और ह्यूमन जीनोम में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लीनियर होता है, 3.3 × 10⁻⁻⁶। देखो ये हैप्लॉइड कंटेंट है। डिप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड अभी मैंने आपको बताया था 6.6 × 10⁹ ये क्या होता है बेटा, ये डिप्लॉइड कंटेंट होता है, ठीक है, ये डिप्लॉइड कंटेंट होता है आपका, किसमें, ह्यूमन में। लेकिन हैप्लॉइड में क्या होता है, 3.3 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। आगे चले। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग डीएनए पैकेजिंग पढ़ रहे हैं, और डीएनए पैकेजिंग पहले बेटा हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिटेल में हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज फाउंड इन सुपर कॉइल्ड स्टेट इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, द कॉइलिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेंटेन्ड बाय सम नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन कॉल्ड पॉलीएमीन्स। सुन लो मेरी बात, याद करिए बेटा, अगर आप लोग याद होगा तो 11th में जब आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है ना, एक बेटा निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, एंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होती है। दो चीज होती है, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होती है और निगेटिवली चार्ज डीएनए होती है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, एक तरह की बेसिक प्रोटीन होती है, ठीक है, बेसिक प्रोटीन होती है, और यही डीएनए आपका हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होता है, तब हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। यहां पर बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हां, बेसिक प्रोटीन पाई जाएगी, लेकिन वो हिस्टोन नहीं होती है। देखिए मतलब फर्क समझिए, हिस्टोन का मतलब होता है कि बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन का क्या मतलब होता है, वो प्रोटीन्स जिनका अमीनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज लगा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक प्रोटीन कहते हैं। अरे भाई देखो, याद करो, तुम लोग मेरी बात सुनो, याद करिए, आप लोग अमीनो एसिड 11th में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि अमीनो एसिड में क्या क्या चीज होती है। तो अमीनो एसिड में 4 चीज होती है, 4 चीज होती है अमीनो एसिड में। एक होता है अमीनो ग्रुप,
एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप और एक होता है अल्काइल ग्रुप। आप याद करिए, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। आप अल्काइल ग्रुप को, इसको अल्काइल ग्रुप को चेंज करते चले जाइए, आपको अलग अलग तरह की अमीनो एसिड मिलती चली जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? आप बेटा अल्काइल ग्रुप को चेंज करते चलिए, जैसे आप यहां पे हाइड्रोजन लगा दिए तो ग्लाइसिन हो जाएगी, CH3 लगा दिए तो एलेनिन हो जाएगी। तो आप आर ग्रुप चेंज करते चले जाएंगे, आपको अलग अलग तरह की अमीनो एसिड मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब वो अमीनो एसिड जिसमें पॉजिटिव चार्ज लगा हो, जैसे ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है ना, हिस्टिडीन है, ये सारी कैसी होती हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। बात समझ में? पॉजिटिवली चार्ज मतलब बेसिक अमीनो एसिड है। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि जो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। बेसिक प्रोटीन सिर्फ हिस्टोन नहीं है, यह भी याद रखना। बेसिक प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है बेटा हिस्टोन। इसके अलावा और भी दूसरी बेसिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं अदर देन हिस्टोन। बोलो बात समझ में है ना? बेसिक प्रोटीन समझ में आई ना? वो प्रोटीन्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स हो, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ठीक है, आगे चले। तो हिस्टोन बात समझ में? तो इसमें क्या होता है, सम नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होती है जिसे हम लोग पॉलीअमीन्स कहते हैं। ठीक है, और जो पैक्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का अपनी नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, यानी जिस तरीके से यहां पर क्या है, क्रोमोसोम प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बेटा यहां का जो क्रोमोसोम है यानी प्रोकैरियोट्स का, उसमें क्या क्या चीज होती है? एक तो डीएनए होता है और दूसरा पॉलीअमीन्स होता है। पॉलीअमीन्स होता है। ठीक है भाई। अच्छा, द पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। जो स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं। बात समझ में? तो इसमें काम की बात तुम्हारे लिए जो तुम्हारे यहां पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, क्या हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है? नहीं होती है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, तो कौन सी प्रोटीन होती है? बेसिक प्रोटीन होती है लेकिन नॉन हिस्टोन होती है, जिसे हम लोग पॉलीअमीन। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पैक्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा कि क्रोमोसोम जो होता है असल में दो चीजों से मिलके बना होता है। क्रोमोसोम आपका एक तो होता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, एक होती है हिस्टोन प्रोटीन होती है, और एक क्या होता है? डीएनए होता है। एक आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है और एक आपका डीएनए होता है। बेटा यूकैरियोट्स के केस में हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह की पाई जाती है। H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया कि यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है, यूकैरियोट्स में जो बेटा पैकेजिंग होती है डीएनए की, वो पैकेजिंग कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन करता है। और हिस्टोन प्रोटीन कितनी तरह का होता है? 5 तरह का होता है। H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें बेटा ये जो H2A, H2B, H3 और H4, H1 नहीं, H1 का दूसरा काम होता है, अभी हम बताएंगे। H2A, H2B, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, यानी 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4, यानी इंटू 2, यानी अब कितना बन जाएगा? 8, है ना? 8 हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कोर हिस्टोन। इस 8 मॉलिक्यूल, इस 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन को कहते हैं हम लोग कोर हिस्टोन या हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, या बेटा इसे हम लोग एनयू बॉडी कहते हैं। बात समझ में यहां तक? एनयू बॉडी कहते हैं। अब यही जो H2A, H2B, H3 और H4 होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये पैकेजिंग में मेन रोल अदा करते हैं। डीएनए की जो पैकेजिंग होती है उसमें ये मेन रोल अदा करते हैं। आगे चले, कैसे करती है बताएं। देखो होगा क्या कि सबसे पहले यहां पर आएगा तुम्हारा H2A,
फिर H2B, H3 और H4। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये हो गया बेटा। अब क्या होगा, अब देखो डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा, है ना, डीएनए इसके ऊपर रैप करेगा ऐसे, है ना, इस तरीके से रैप करेगा। अब क्या होगा, अब यहां पर फिर प्रोटीन आएगी, सॉरी, देखो बेटा ये है ना। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, H2A, H2B, H3 और H4, ये आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है H2A, H2B, H3, H4, ये चार जो है ये आपको दिख रहा है जो आपकी तरफ है, और चार पीछे की तरफ है ना। इससे ये दिख रहा है आपको, चार आपको इधर दिख रहा है और चार बेटा पीछे की तरफ है, यानी कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से इस वाले गोले में भी आप देखिए, चार आपको दिख रहा है और चार पीछे की तरफ है। ठीक है, अच्छा, अब बेटा तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे, यही है हमारा क्या, कोर हिस्टोन, या हिस्टोन ऑक्टामर है, या हिस्टोन ऑक्टामर है। ठीक है बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर है। और ये क्या है, यानी वो डीएनए देखो, ये मान लीजिए क्या है, कोर हिस्टोन है। अब इस पे अगर डीएनए ऐसे से रैप कर रहा है, तो इस डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे, कोर डीएनए कहेंगे। ठीक है, कोर डीएनए कहेंगे। वो कितना होता है, 146 बेस पेयर के आसपास होता है, यानी लगभग 146 बेस पेयर जो होगा, लगभग 146 बेस पेयर जो होगा बेटा, वो टर्न करेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहेंगे। देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जो हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम होता है कोर डीएनए प्लस कोर हिस्टोन, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियोसोम है। ये बेटा ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें बहुत से हजारों लाखों न्यूक्लियोसोम होते हैं, बस हमें। और उस न्यूक्लियोसोम में होता क्या है, न्यूक्लियोसोम में बेटा कोर हिस्टोन होता है और कोर डीएनए होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक न्यूक्लियोसोम को दूसरा न्यूक्लियोसोम कौन जोड़ता है, देखो ये जोड़ता है, इसे हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं, इसे हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं, जो कितना होता है, लगभग 55 बेस पेयर के आसपास होता है। बोलिए बेटा, बात कुछ समझ में आई। अब सोचो इसी तरीके से क्या होगा, ये इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर और प्रोटीन्स आएंगी, फिर कोर प्रोटीन्स आएंगी। अब क्या होगा, ये डीएनए इसे रैप करेगा। इस तरीके से क्या होता है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम में, तभी वो एक बहुत ही छोटी साइज के न्यूक्लियस के अंदर समा पाता है। बात समझ में आई। ये होता है 11 नैनोमीटर का, और ये जो साइज है इसकी वो है बेटा 5.5 नैनोमीटर की। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोर हिस्टोन या हिस्टोन ऑक्टामर, और ये आपका है कोर डीएनए जो 146 बेस पेयर का होता है। बोलिए बेटा, ये समझ में आया। तो इसी तरीके से चेन बनती है। देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे ही बनती है। ठीक है,
इसके अंदर हो गया, ऐसा ही होता है। बोलिए बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग कहते हैं, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। ऐसा होता है, जैसे देखो, जैसे आप लोगों ने मोती के धागे देखे, वो जो मोती वाले धागा जो होता है, ये बेटा ये मोती है ना, ये मोती है और ये इसका धागा है, फिर ये मोती है, फिर ये इसका धागा है, फिर ये मोती है। अगर आप इसको देखेंगे ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको कुछ जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इसी टाइप का होता है, इस टाइप का दिखता है ना। अगर आप इसको और ज्यादा जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा, और ज्यादा जूम करेंगे तो आप ऐसा दिखेगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया किस तरीके से न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है? तो न्यूक्लियोसोम में दो चीज होती है, एक कोर डीएनए होता है प्लस एक कोर हिस्टोन होता है, और स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। बोलिए बेटा। अच्छा, एक बात और बताऊं तुम्हें, ये कितना रैप करता है तो मैं आपको बताऊंगा। लगभग एक न्यूक्लियोसोम में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लगभग बेटा 1.75 टर्न करता है ना। 1.75 टर्न के आसपास ये इसको ऐसे घुमाता है। नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं? ये जो मैं डीएनए तुम्हें दिखा रहा हूं ना, ऐसे 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 जो रैप कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द, वो कितना होता है? लगभग 1.75 टर्न के आसपास होता है। आप देखिएगा एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ ये चीज, ठीक है। लेकिन एक मसला ये है कि बेटा यहां मैं कह रहा हूं 1.75 टर्न, और 1.75 टर्न कितना होता है तुम्हें पता है? पिछली क्लास में पढ़ाया हूं, एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं? 10। तो 1.75 के आसपास में कितने आ जाएंगे? लगभग 18 बेस पेयर आ जाएंगे। तुम कहोगे सर एक बात बताइए, यहां तो सिर्फ 18 ही बेस पेयर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि हम 1.75 टर्न मतलब 18 बेस पेयर ही टर्न करते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द, और यहां आप कह रहे हैं कि ये जो कोर डीएनए है वो 146 बेस पेयर। ये कैसी बात? इधर तो आप 18 बेस पेयर कह रहे हैं, उधर कह रहे हैं 146 बेस पेयर। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो होता क्या है बेटा? होता ये है असल में, देखो ऐसा होता है, होता ये है, देखो वही जो बात मैं बताना चाह रहा हूं। देखो इधर थोड़ा सा जगह है, मैंने आपसे क्या कहा कि 1.75 टर्न होता है, यही तो मैं कह रहा हूं, है ना। यानी ये कितना हो गया? लगभग 18 बेस पेयर। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं आपसे? दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई लेकिन कोर डीएनए कितना होता है? 146 यानी 146 बेस पेयर कोर डीएनए। तो इसका क्या मतलब ये है बेटा, देखो समझो, ऐसा होता है, हमने तो एक बस ऐसे ही एक दिखा दिया कि ऊपर इस तरीके से टर्न होता है, लेकिन सही में टर्न कैसे होता है? देखो ये एक बेस पेयर है, ये है, अरे ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। तो इस तरीके से टर्न होता है। देखो पहले ये आता है और 1.75 टर्न यहां करेगा, फिर 1.75 यहां करेगा, फिर यहां करेगा, फिर यहां करेगा, और फिर बेटा ये तो सामने 4 हो गई ना, 4 पीछे भी तो है। बोलिए, 4 आपको इधर दिख रहा है, 4 पीछे की तरफ भी तो है, यानी 8, यानी 1.75 कितना हो जाएगा? कितनी बार टर्न होगा? 8 बार, यानी ये हो जाएगा 18 × 8, इसको मल्टीप्लाई करो 8, देखो हो गया, उतना ही आ गया, लगभग 146 बेस पेयर के आसपास ये आ गया, 144 बेस पेयर। समझ में आई बात? बोली भाई, समझ में आई बेटा? ये समझ में आ गया, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है। आपके अगर स्कूल में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल समझाइए, तो आप ये बताइएगा। अच्छा, अभी एक चीज बची रह गई। मैंने आपसे क्या कहा कि हिस्टोन प्रोटीन में जो 4 जो है H2A, H2B, H3, H4, ये तो किसका पार्ट होते हैं? न्यूक्लियोसोम का। देखो न्यूक्लियोसोम का पार्ट, बट H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, है ना। तब H1 का फंक्शन क्या होता है? H1 का काम ये होता है बेटा, वो यहां पाया जाता है। देखो यहां पर ये
एक तरह से नॉट बांधने के लिए। ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये बेटा H1 हिस्टोन प्रोटीन होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, H1 का फंक्शन समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। ये जो देखो डायग्राम जो दिया है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, क्योंकि बहुत जगह स्कूलों में ये शर्त होती है कि जो एनसीईआरटी में डायग्राम हो वही बनाया जाए, लेकिन ज्यादा अच्छा डायग्राम जो है, जो ये वाला है या इससे पहले जो मैंने बनाया है ना आपको, वो ज्यादा अच्छा डायग्राम है, क्योंकि वो काफी एकदम क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिखाया बेटा। ये आप क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टोमर दिया है, मैंने आपको बना के दिखाया। यहाँ पे सिर्फ हिस्टोन ऑक्टोमर, ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ये असल में न्यूक्लियोसोम दिखा रहा है। ठीक है, और ये है डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये H1 हिस्टोन है, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया H1 हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, अरे सॉरी न्यूक्लियोसोम। ठीक, आगे चले। अब बेटा जो बात मैंने अभी इतनी देर से बोला है उसे कुछ लिखवा देते हैं, है ना, कुछ नोट्स बना लेते हैं। हिस्टोन क्या होता है मैं बता चुका हूं, बेसिक प्रोटीन होती है। फिर से चाहे तो तुम लोग लिख लो, बेसिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है, वो अमीनो एसिड जिनके अल्काइल ग्रुप में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये दो तरह की अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, एक लाइसिन होती है और एक आर्जिनिन होती है। These positively charged group interact with negatively charged phosphate group of DNA। एकदम सही बात कही है। आपको पता है कि डीएनए जो होता है हमारा, वो निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। और निगेटिवली चार्ज क्यों होता है, किसकी वजह से निगेटिवली चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, है ना, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। अच्छा, दिस निगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrapped around positively charged histone octamer to form a structure called न्यूक्लियोसोम। मैंने आपसे कई बार बोला है बेटा, न्यूक्लियोसोम में क्या चीज होगी, एक डीएनए होगा आपका और दूसरा आपका कोर हिस्टोन होगा। ठीक, अच्छा, यही जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होगी तो क्या बनाती है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन। मैं इसमें डिफरेंस आगे हम लोग बात करेंगे। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन बनाती है, इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसी न्यूक्लियोसोम जो रेगुलर रिपीट करेगा न्यूक्लियोसोम, तो आगे जाके क्या बनाएगा बेटा, आगे जाके वो क्या बनाएगा, आगे जाके क्रोमोसोम बनाएगा। देखो ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये न्यूक्लियोसोम ही तो है। बोलो बेटा, ये न्यूक्लियोसोम नहीं है, ये सब न्यूक्लियोसोम ही तो है। इसी तरीके से ये वाले डायग्राम में देखिए, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोसोम तो है। तो जब न्यूक्लियोसोम के रिपीटिंग यूनिट से क्या बन रहा है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बन रहा है। ठीक है, हाँ। और न्यूक्लियोसोम किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये बेटा ऐसा लगता है जैसे बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। यानी जब आप क्रोमोसोम को देखेंगे या क्रोमेटिन रेटिकुलम को देखेंगे, दोनों में कुछ फर्क होता है क्रोमोसोम और क्रोमेटिन रेटिकुलम में। जी, क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम कंडेंस पार्ट होता है और क्रोमेटिन रेटिकुलम डीकंडेंस फॉर्म होता है। डीकंडेंस फॉर्म को हम लोग क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं और कंडेंस को क्रोमोसोम कहते हैं। याद करो, तुम लोगों ने जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो बेटा इंटरफेज के दौरान जो क्रोमोसोम होता है वो किस हालत में होता है, वो डीकंडेंस फॉर्म में होता है, यानी क्रोमेटिन रेटिकुलम के फॉर्म में होता है। और जैसे ही जब वो एम फेज में आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, वो किस स्टेज में हो जाता है, क्रोमोसोम, मतलब कंडेंस स्टेज में हो जाता है। ये बातें आप लोगों ने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो सेल डिवीजन की मेरा जो वीडियो है उसे देख लीजिए, आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डीएनए इज रैप्ड अराउंड द आउटसाइड ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर अबाउट 1.8 टर्न। ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई है। ये 1.8 टर्न का मतलब हो जाएगा लगभग 18 बेस पेयर, है ना। तो लेकिन फिर मैंने बोल दिया कि वो हर एक स्टोन के इर्द गिर्द 18 बेस पेयर रैप करती है। लास्ट, न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अच्छा, H1 हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये बात मैंने बेटा आप लोगों को बता दी थी। अच्छा, अब यहां पे देखिए, जो क्रोमोसोम जो होता है आपका, या क्रोमेटिन जो होता है, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे कैसा दिखता है, मैंने आपको बताया बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग की तरह दिखता है। न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है, 200 बेस पेयर। कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट चीज है,
कितने बेस पेयर डीएनए होते हैं? 200 बेस पेयर होता है। उसमें बेटा दो चीज होती है, एक कोर हिस्टोन होता है और एक आपका कोर डीएनए होता है। ठीक है, कोर डीएनए होता है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल कंटेन 2.4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई सेल है, उसमें क्रोमोसोम है कितना, 2.4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर का, इतनी बड़ी साइज का क्रोमोसोम है। अब आप क्या बता सकते हैं उसमें कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? बोलिए, बता सकते हैं? बता सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ, कभी भी अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम पूछे आपसे, कभी भी अगर आपसे न्यूक्लियोसोम पूछे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम पूछे, तो आप क्या करिएगा, जो टोटल क्रोमोसोम का बेस पेयर दिया है ना, यानी 2.4 इंटू 10⁻⁶, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 200 से, क्योंकि 200 क्या होता है, बेस पेयर पाया जाता है ना, तो ये भी बेस पेयर है। बेस पेयर आप डिवाइड कर लीजिए बेटा, ये कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁴, यानी इतना न्यूक्लियोसोम इस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई बेटा? समझ में आ गया? अच्छा, आगे देखते हैं। जो क्रोमोसोम की जो पैकेजिंग होती है ना, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई कि डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से मिलता है तो वो और ज्यादा कंडेंस होता है, तो कंडेंस होते होते सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, उसके बाद जाके वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो जो पैकेजिंग होती है क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एनएचसी प्रोटीन, यानी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है हमें फर्दर पैकेजिंग करने के लिए। नेक्स्ट बेटा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें होती हैं? तो बेटा ये आप लोग पता ही है कि डीएनए होता है 40%, आरएनए होता है 1.8%, हिस्टोन प्रोटीन मेन होती है 15%, और जो एसिडिक प्रोटीन है वो भी लगभग होती है 8.5% के आसपास। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्रोमोसोम में और क्रोमैटिन रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है ना बेटा? मैंने आप लोगों को बताया कि क्रोमोसोम कंडेंस्ड पार्ट होता है और क्रोमैटिन रेटिकुलम क्या होता है, डीकंडेंस्ड पार्ट होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए बायोमॉलिक्यूल, वो सेल डिवीजन, वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंटरफेस के दौरान क्रोमैटिन रेटिकुलम होता है और क्रोमोसोम के दौरान जब वो एम फेज आता है तो वो क्रोमोसोम हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। अच्छा, दोनों का मटेरियल सेम होता है, याद रखिएगा बेटा, दोनों का मटेरियल सेम होता है, सिर्फ कंडेंसेशन का फर्क होता है, एक डीकंडेंस होता है, एक कंडेंस होता है। ये एकदम ऐसे ही होता है जैसे पानी है, अगर मैं बर्फ यानी आइस और लिक्विड वाटर जो है, आइस और वाटर में डिफरेंस पूछूं तो क्या मैं पूछूं आपसे क्या डिफरेंस होता है, तो आप कहेंगे भाई डिफरेंस उनके सिर्फ फेज का है, एक लिक्विड फेज है, एक आपका सॉलिड फेज होता है, यही तो आप बताएंगे। लेकिन केमिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट के लिहाज से दोनों सेम होते हैं, चाहे वाटर की बात करें हम, चाहे आइस की बात करें, सेम यही चीज यहां पर होती है। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन रेटिकुलम बेटा दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट के लिहाज से एकदम सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन का फर्क होता है। ठीक, तो अब अगर हम क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं तो हमें दो तरह की क्रोमैटिन हमें मिलती है, एक यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन बेटा वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है जहां पर जो डीएनए की मात्रा ज्यादा होगी, है ना, डीएनए की मात्रा ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है, जब डीएनए का कंटेंट ज्यादा होगा बेटा तो हिस्टोन प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होगा। अब जब डीएनए का कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो डार्क स्टेन होगी, क्योंकि डीएनए ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डीएनए ज्यादा स्टेन लेगा, तो वो डार्क स्टेन होगा और उस तरह की जगह कैसी हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाती है ना, क्योंकि ज्यादा डीएनए होने की वजह से वो ट्रांसक्रिप्शन से फर्दर आरएनए और फर्दर फिर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाती है। ठीक है, ये होता है आपका क्या, हेट्रोक्रोमैटिन। दूसरा है बेटा यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इसका अपोजिट पार्ट है। यूक्रोमैटिन क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि डीएनए की मात्रा कम होती है। जब डीएनए कम होता है तो जाहिर सी बात है हिस्टोन भी कम होगा। जब डीएनए बेटा कम होता है तो वो
कलर को कम कलर को लेगा, है ना, यानी वो लाइट स्टेन होगा और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी वो आगे फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब अगर किसी भी क्रोमोसोम को आप देखेंगे ना, तो उसका जो टीलोमियर वाला पार्ट होता है, सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट होता है, ये तीनों पार्ट कैसे होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। इसके अलावा जितने पार्ट्स होते हैं वो सारे यूक्रोमेटिन वाले पार्ट होते हैं। जरा देखो तुम लोग, ये देखो मैं जो रेड से बना रहा हूं, ये सारा पार्ट कैसा है? ये बेटा सारा यूक्रोमेटिन है। आपने ये क्रोमोसोम 11th में पढ़ रखा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में। क्रोमोसोम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा? वो टीलोमियर है। बीच में जो पार्ट होता है उसे सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। बहुत से क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाती है ना, जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाती है। इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग सैट क्रोमोसोम कहते हैं या सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें सैटेलाइट वाला पार्ट होता है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने ये बात, ठीक है। तो वो बहुत से ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। तो इनमें कौन कौन सा पार्ट होता है जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट होता है? बेटा टीलोमियर, सेंट्रोमियर एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सारा कैसा होता है? हेट्रोक्रोमेटिन रीजन का होता है। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो सारे के सारे बेटा यूक्रोमेटिन इन नेचर होते हैं। देखो मैंने यहां पे लिख दिया है, टीलोमियर, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आर हेट्रोक्रोमेटिन इन नेचर while rest of the chromosome is euchromatin in nature। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे जब सैट क्रोमोसोम और सैटेलाइट वाला पार्ट जो है, हम लोग आगे जब एचजीपी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हो गया हमारी आज की वीडियो और आज की क्लास हमारी यहां कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल होता है ना, क्योंकि 1940 से पहले ये एक धारणा थी कि प्रोटीन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन 3 एक्सपेरिमेंट बेटा मैं आप लोग पढ़ाऊंगा, ग्रिफिथ के, एवरी, मैक्लिओड और मैकार्टी, और लास्ट एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज का। उन 3 एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो जाती है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। सो थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो।